इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। तो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। इसका आंसर आपको पहले सॉल्व करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर अपना लिख सकते हो, उसके बाद आप आंसर चेक कर लेना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब किसी मिक्सचर के अंदर ए और बी कंपोनेंट नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उस कंडीशन में इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ मच मोर एज कंपेयर टू इंटरेक्शन बिटवीन ए और इंटरेक्शन बिटवीन बी। और जब यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्शन की स्ट्रांग होने की वजह से वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनकी बढ़ जाती है, और जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो हो जाता है लेस देन 0। तो इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इस प्रॉब्लम में एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर solution of glucose is 2K. The depression in the freezing point of 2 molar solution of glucose in the same solvent is 2K. Then the relation between Kb and Kf. अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूट दोनों में ग्लूकोज ही है और सॉल्वेंट भी सेम बोल रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उसके मोलर मास का और वॉल्यूम का कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। और इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा टी एफ दे रखा है 2 इक्वल टू के एफ का रिलेशन बताना है, और यहाँ पे m की वैल्यू दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए 2 मोलर, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। सेम ऐसे सेकेंड लिखेंगे रिलेशन डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, और यहाँ पे डेल्टा टी बी भी दिया हुआ है 2 और के बी इंटू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए 1 मोलर सोल्यूशन बोल दिया है, इसलिए इसको लिखेंगे इंटू 1। अब यहाँ पे दोनों का डेल्टा टी एफ और टी बी सेम है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो के बी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू के एफ। तो 2 इंटू के एफ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है डेल्टा टी बी इक्वल टू होगा आई इंटू के बी इंटू एम। अब यहाँ पे सभी जो सॉल्यूशंस होंगे उनके लिए 0.1 m बोल रखा है, मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है, और सेम सॉल्वेंट जब हम यूज करेंगे तो उस कंडीशन में के बी भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी अब यहाँ पे जो टी बी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आई का पड़ेगा। तो आई यहाँ पे देखना है किसका ज़्यादा है, तो KNO3 का जो आई होगा वो होगा 2, Na3PO4 का आई हो गया 4, BaCl2 का आई है 3, K2SO4 का आई है 3। तो जिसका आई ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी बी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगी, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर solution feel cool to touch, under which condition dissolution of sugar is more rapid। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है। सॉल्यूशन ठंडा होने का मतलब हो गया कि जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, और आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो रिएक्शन फॉरवर्ड चलता है, मीन्स यहाँ पे वाटर हमारा हॉट होना चाहिए, तो कोल्ड वाला कंडीशन तो ख़त्म हो गया। अब आपको पता है कि जब आप पाउडर्ड फॉर्म में शुगर यूज करते हो, यानी सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब हम पाउडर्ड फॉर्म में किसी मटेरियल को यूज करते हैं तो सरफेस एरिया उसका बड़ा हो जाता है,
और सरफेस एरिया के बड़ा होने की वजह से इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ उसका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पाउडर्ड फॉर्म में हॉट वाटर के अंदर जो शुगर होगा उसका डिसोल्यूशन बहुत हाई होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वान हाउ फैक्टर more than unity indicate that solute in solution undergo। अब I की वैल्यू जब मोर देन 1 होता है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि जो सॉल्यूट होता है वो डिसोसिएट होके एक से ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे होगा डिसोसिएशन। Which one of the following statement regarding Henry law is not correct? हेनरी लॉ आप समझते हो, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का किसी भी सोल्यूशन के अंदर और ये पार्शियल प्रेशर है, मींस पार्शियल प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन सॉल्युबिलिटी के साथ होता है, जहाँ पे के एच एक कांस्टेंट होगा जिसको हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर के बराबर है, इसलिए के एच की वैल्यू आप जितना ज़्यादा रखोगे एक्स उतना ही कम रहेगा, मीन्स सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी गैस की वाटर के अंदर कम होती जाती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, मतलब के एच की वैल्यू बढ़ रहा है। तो चलिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे अलग अलग गैस का अलग अलग होता है के एच, सही है। द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से के एच बढ़ेगा तभी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसलिए ये वैल्यू भी सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन, ये आपको रिलेशन से ही दिख रहा है, ये भी सही है। हायर इज़ द वैल्यू ऑफ के एच एट गिवन प्रेशर, हायर इज़ द सॉल्युबिलिटी, ये गलत है क्योंकि जैसे जैसे आप के एच को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होती है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m aqueous solution of urea, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज़ इन द रेशियो। फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन लिखेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू एम, और आपने यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन सेम बोल रखा, मीन्स अब यहाँ पे कंसनट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है, और एक्वस सोल्यूशन लेंगे मीन्स सॉल्वेंट भी यहाँ फिक्स है, इसलिए के एफ भी फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू डिपेंड करेगी वान हाउ फैक्टर आई के ऊपर। तो चलिए, यूरिया मीन्स NH2CO NH2, इसको वाटर में डालने के बाद ये डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए इसका वान हाउ फैक्टर 1 होगा। सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, ये डिसोसिएट होके 2 आयंस देता है, इसलिए इसका वान हाउ फैक्टर 2 है। और सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसमें आयंस मिलेंगे 3, इसलिए इसका वान हाउ फैक्टर है 3। तो जिसका वान हाउ फैक्टर ज़्यादा होता है उसका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन बहुत हाई हो जाएगा, और डिप्रेशन हाई होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट उतनी ही कम हो जाएगी। तो जिस रेशियो में यहाँ पे इनका वान हाउ फैक्टर होगा उसी रेशियो में उनके अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो हो जाएगा 1:2:3। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम में 2 कंपोनेंट दिए गए हैं जिसमें एक बेंजीन है दूसरा टॉलुइन है, और दोनों का मोल बोल रखा है सेम है, और जब मोल सेम रहेगा तो उस कंडीशन में मोलर मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास करने पे ही मोल मिलता है जो कि दोनों में सेम है। इसलिए यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर बताना है। जब पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो रिलेशन होता है PA इक्वल टू P0A इंटू एक्स, और जब नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा तो मोल फ्रैक्शन भी सेम आता है, इसलिए दूसरे का लिखेंगे PB इक्वल टू P0B,
अब यहाँ पे जिसका प्योर कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा रहेगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। तो आप देख लो बेंजीन का यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है प्योर कंडीशन में, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे वेपर विल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। लो बॉइलिंग का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे इंटरेक्शन बहुत वीक है, इंटरेक्शन इज़ वीक। और जब इंटरेक्शन वीक रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वॉल्यूम उनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कंपोनेंट का मिक्सचर के अंदर, और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और जब डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। इसका आंसर होगा पॉजिटिव डेविएशन। The want-off factor for the dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide is, barium hydroxide means BaOH twice। अब इसका डिसोसिएशन कराओगे तो बेरियम 2 प्लस 2OH माइनस मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस जनरेटेड इज 3, सो वांट ऑफ फैक्टर इज 3। नेक्स्ट, a solution containing 62 gram ethylene glycol in 250 gram water is cooled at this temperature. If Kf of water is this, then the amount of water separated as ice, आइस के फॉर्म में कितना वाटर सेपरेट होगा आपको बताना है। उसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना वाटर सॉल्यूशन में यूज हो रहा है एज अ सॉल्वेंट। तो चलो सबसे पहले उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा है CH2OH। तो इसका जब मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 62। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो TF दे रखा है 10 इक्वल टू KF दे रखा है 1.86 मल्टीप्लाई हम लिखते हैं WB/MB सॉल्यूट के लिए, इसलिए 62/62 मल्टीप्लाई ऊपर हम लिखते हैं 1000 और नीचे लिखते हैं मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि हमको यहाँ पे बताना है। तब इस फॉर्मूले को यूज करो और आप जब सॉल्व करोगे तो आपको W मिल जाएगा, मीन्स मास ऑफ द वाटर 186। अब यहाँ पे वाटर जो टोटल लिया गया था वो 250 ग्राम लिया गया था, लेकिन इस 250 ग्राम का केवल 186 सॉल्यूशन में यूज हो रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन के अंदर एज अ आइस। तो आप 250 में से 186 माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 64 ग्राम। तो इसका आंसर होगा 64 ग्राम। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.05 m सोल्यूशन इज़। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, M इक्वल टू WB/MB इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप लीटर यूज करते हो जब आप 1000 यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे 1000 यूज करते हो तो वॉल्यूम आपको ml में लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए मोलैरिटी दे रखा है 0.25 इक्वल टू WB यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट है, और अमाउंट ऑफ आपको सॉल्यूट बताना है इसलिए WB आपको फाइंड आउट करना होगा। MB इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, तो Na2CO3 का मोलर मास आएगा 106 मल्टीप्लाई
यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 250 ml दिया है, इसलिए 1000 डिवाइडेड बाई 250 ml। और जब इस रिलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको WB इक्वल टू मिल जाएगा 6.625 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम रहता है, और जब दोनों फेज में उसका कंपोजिशन सेम रहेगा तो उसको कभी भी आप डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और सब्लिमेशन के लिए आपको पता है कि कोई भी कंपोनेंट सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट तभी हो पाएगा जब उन दोनों कंपोनेंट में कोई एक सब्लिमेट होगा। और हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ज़रूरी नहीं कि सब्लिमेट यूज करेंगे, इसलिए ये भी मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा नन। नेक्स्ट, यहाँ पे 0.006 मोल NaCl के लिए मोलैरिटी बतानी है 100 ml सोल्यूशन में। तो आपको पता है मोलैरिटी M इक्वल टू होता है मोल बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में होना चाहिए। तो अगर आप ml में करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा, तब इसको लिख सकते हो मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। तो वैल्यू पुट कर लो 0.006 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 100, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.06। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी होगा 0.06 आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सोल्यूशन ऑफ X इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% aqueous solution of Y. If molecular weight of X is A, then molecular weight of Y is। चलिए, तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं दोनों का। तो मोल ऑफ X होगा, इसका अमाउंट है 4, और नीचे में लिखेंगे इसका मोलर मास। मोलर मास इसका A बोल रखा है, इसलिए A। सेम ऐसे ही मोल निकालेंगे हम B का, तो लिखेंगे 12 बाई, इसका हमको मोलर मास पता नहीं है इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे M। अब हमको पता है डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू M। तो इस प्रॉब्लम में आप देखो जो अमाउंट दिया हुआ है वो पर 100 दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा फिक्स होगा, और सॉल्वेंट फिक्स होगा तो उस कंडीशन में जो M होगा वो वेरी करेगा केवल मोल्स के हिसाब से, और मोल्स के प्रपोर्शन में ही हमारा TF होगा। यानी यहाँ पे TF का डायरेक्ट रिलेशन मोल के साथ है, और दोनों का TF बोल रखा है कि सेम है, इक्वल फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए दोनों के TF को जब मोल के साथ हम कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में हमको मिल जाएगा पहले का मोल मीन्स 4/A इक्वल टू दूसरे का मोल मीन्स 12/M। अब इस M को आप कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा आपका 3A। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3A। नेक्स्ट, इसमें आपको मैच कराना है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का रिलेशन है P इक्वल टू XA P0A। हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए ये होगा E। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये D ऑप्शन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये A ऑप्शन है। तो आप देख लो, फर्स्ट का C, 2 का E
और 3 का डी कौन सा है। तो ये आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए ए सही हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब हम निकालते हैं तो हमको सॉल्यूट का मोलर मास भी चाहिए होता है, और यहाँ पे सॉल्यूट डिफाइन नहीं है कि क्या है ये, इसलिए सॉल्यूट का मोलर मास हमको लग रहा है वेपर प्रेशर से ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले वेपर प्रेशर का रिलेशन निकाल के हम लोग वहाँ पे निकालेंगे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू डब्लू बी बाई एम बी मल्टीप्लाई एम ए बाई डब्लू ए, जहाँ पे बी हम हमेशा सॉल्यूट के लिए और ए हमेशा सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्योर कंडीशन में पी नॉट वेपर प्रेशर है और प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, और वाटर का वेपर प्रेशर आपको पता होना चाहिए, वो फिक्स होता है 760 एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये पी नॉट हमारा 760 है, तो वैल्यू पुट कर लो, 760 माइनस 732 डिवाइडेड बाई 760 इक्वल टू हमारा आ जाएगा डब्लू बी 6.5 दिया हुआ है, एम बी जो हमको पता नहीं है निकालना है, वाटर का मोलर मास 18 होता है और इसका अमाउंट दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, अब जब इस रिलेशन को आप यूज करोगे तो आपको एम बी मिल जाएगा 31.757। अब चलिए इसे हम बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू होगा के बी इंटू डब्लू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्लू ए। तब इस रिलेशन को यूज कर लो, और जब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे तो आएगा 0.52 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाई 31.757 इंटू 1000 बाई 100। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा टी बी आपको मिल जाएगा 1.06। तो इतना तो एलिवेशन हो गया। अब आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसमें 100 प्लस 1.06 आप कर दोगे तो ये 101 आ जाएगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज़। चलिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। तो H2O2 और H2O ये दो कंपोनेंट हैं। तो चलिए दोनों का सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना होगा, फिर उससे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा। तो एक कंपोनेंट हमारा है H2O2 और दूसरा कंपोनेंट हमारा है H2O। तो इसका जो मोलर मास होगा H2O2 का वो आ जाएगा 3234, और इसका तो 18 होता है, ये आपको पता है, इसका है 18। इसका जो अमाउंट प्रेजेंट है वो 20 ग्राम प्रेजेंट है, और वाटर का प्रेजेंट होगा 80 ग्राम। तो इसका जब नंबर आप मोल्स निकालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 20/34, और इसका लिखना पड़ेगा आपको 80/18। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें तो ये आ जाएगा 10/17, और इसका आ जाएगा 40/9। तो इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं मोल फ्रैक्शन वाले रिलेशन में। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको बताना है वाटर का। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होना चाहिए।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। जो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स आया था वो आया था 40/9 और नीचे वैल्यू हो गई 40/9 प्लस 10/17। और जब इस रिलेशन को आप सॉल्व कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 68/77। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन होता है। तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, इसका सम भी नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो दोनों का जो यूनिट होगा सेम होगा, जो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन की यूनिट यहाँ पे नहीं आती, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 m एक्वस सोल्यूशन इज़। तो शुगर का कितना अमाउंट हम यूज करेंगे 0.1 m 2 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए, मोलैरिटी का फार्मूला जब आप लगाओगे तो 0.1 इक्वल टू आप लिखोगे इसका मास जो गिवन होगा, जिसको हमको यहाँ पे निकालना है, वो नीचे इसका मोलर मास आप लिखोगे। तो सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342 मल्टीप्लाई इसका 2 लीटर दिया हुआ है, इसलिए ऊपर आपको कुछ लिखना नहीं है, नीचे मल्टीप्लाई आपको लिखना पड़ेगा 2। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो W इक्वल टू आपको मिल जाएगा 486 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये 68.4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे दूसरे किसी चैप्टर से देखेंगे प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।